तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। लगभग 3.5 करोड़ की आबादी, एक छोटा सा खूबसूरत सा राज्य, तमाम वहाँ पे खूबसूरत नज़ारे, नाम मणिपुर। सब कुछ शांत, सब कुछ ठीक चल रहा था 27 मार्च 2023 से पहले। 27 मार्च को अचानक मणिपुर हाई कोर्ट एक फैसला देती है और राज्य सरकार से कहती है कि वहाँ के एक समुदाय मैतई, जो वहाँ पे मेजॉरिटी में है, उनको एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी का दर्जा दिया जाए। और बस इसी के बाद मणिपुर के अंदर गुस्सा पनपने लगता है। और उस गुस्से की वजह थी इन 3.5 करोड़ की आबादी में लगभग 41-42% वहाँ की सबसे बड़ी जो आबादी है मेजॉरिटी में, वो है मैतई कम्युनिटी। मैतई कम्युनिटी में ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर है कुकी, जिसमें ज़्यादातर क्रिश्चियन है, और कुकी के साथ नगा। अब कुकी और नगा, इनके साथ 20, 30 या 35 और ऐसी कास्ट हैं वहाँ पर, एसटी ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, जिनको लगा कि अगर मैतई को ये एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो वो हमारे पहाड़ों पर आकर ज़मीन खरीदेंगे, आकर बसेंगे, नौकरियों में हमारा रिजर्वेशन लेंगे, और यहीं से हक की लड़ाई शुरू हो गई। मैतई चाहते थे कि उन्हें हक मिले, उन्हें भी वही दर्जा मिले जो नगा और कुकी को है। और नगा और कुकी को कहते थे कि भैया तुम्हारे पास तो पहले से सब कुछ है, मणिपुर में तुम्हारी ताकत है, सत्ता है, तुम्हें और क्या चाहिए। और हम पहाड़ी लोग हैं, हमें पहाड़ों में रहने दो, हम आदिवासी हैं, हमारे ज़मीन, हमारे जो पूर्वजों नदी है, हमारे बाकी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हम उसी में खुश हैं। लेकिन मैतई को भी चाहिए था कि पहाड़ों में ज़मीन खरीदें, वहाँ पे भी जाएं, वहाँ पे भी अपना वर्चस्व कायम करें। और यहीं से लड़ाई शुरू हुई। 3.5 करोड़ की आबादी वाला मणिपुर अलग अलग जातियों, या ये कहें कि एसटी और बाकी, उसमें बटा हुआ है। अब उसी के बाद धीरे धीरे वहाँ पे आंदोलन शुरू हुए। मैंने डिटेल में आपको कहानी सुनाई थी। आंदोलन बढ़ता गया, हिंसा होती रही, करीब 150 लोग मारे गए। लेकिन मई से जो ये शुरू हुआ, फिर वो लगातार भड़कता रहा। पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले एक चौंकाने वाली चीज़ आपको बताता हूँ। जो मणिपुर है, वहाँ कैसे एक सिस्टम काम करता है कि मणिपुर एक फुटबॉल के ग्राउंड जैसा है। मैंने बताया था आपको, चारों तरफ जहाँ पब्लिक बैठती है, स्पेक्टेटर बैठते हैं, और बीच में ग्राउंड है जिस पे मान लीजिए फुटबॉल खेलते हैं। तो जो ग्राउंड है जिस पर खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और उसके आसपास का इलाका, जिसे हम वैली कहते हैं, घाटी। और जहाँ पब्लिक बैठती है चारों तरफ ऊंचे ऊंचे ऐसे स्टैंड बने हुए हैं, वो पहाड़ है। और वहाँ पे रहते हैं कुकी, नगा, ये तमाम एसटी, शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी लोग। यहाँ की जो आबादी है और यहाँ की व्यवस्था कैसे काम करती है, जो मैतई पुलिस, मैतई बिरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, अब वो भी पुलिस में है। मैतई के पुलिस वाले वैली छोड़कर घाटी में जाकर ड्यूटी नहीं करते हैं। मतलब जहाँ पे नागा, कुकी, इन सब बिरादरियों का वर्चस्व है, मेजॉरिटी है इनकी, तो मैतई वाले सिर्फ और सिर्फ अपनी वैली इम्फाल में ही उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है। सेम उसी तरीके से है जो कुकी के अफसर होते हैं, कुकी जाति के, वो वैली में जाकर ड्यूटी नहीं करते हैं, यानी इम्फाल की तरफ जहाँ मैतई बिरादरी के लोग रहते हैं, वो अपने पहाड़ों में ही करते हैं। मतलब जो जिस बिरादरी का है, वो अपने इलाके में जहाँ उनकी मेजॉरिटी है, वहाँ पर वो ड्यूटी कर रहा है। तो सोचिए कि पुलिस तक बटी हुई है। जो मैतई कास्ट से आते हैं, वो सारे पुलिस वाले मैतई के ही इर्द गिर्द पुलिसिंग करते हैं। जो कुकी हैं, नगा हैं, वो वहीं पे उनकी ड्यूटी होती है जहाँ पर कुकी और नगा की मेजॉरिटी है, जहाँ पे अक्सरियत है, वहाँ पे रहते हैं। तो जब आबादी और एससी, एसटी और इसके हिसाब से पुलिस तक बटी हुई है, तो उस राज्य में जब हिंसा होगी या इस तरह के आंदोलन होंगे राइट के लिए, हक के लिए, तो फिर सोचिए कि पुलिस वाले किधर जाएंगे। वो भी अपनी बिरादरी की तरफ जाएंगे। ये कड़वा सच है।
मैं ये फिगर इसलिए आपको और ये सच्चाई बता रहा हूँ कि इससे आगे की कहानी आपको समझने में बहुत आसानी होगी, जिसकी चर्चा अभी पिछले 2-3 दिनों से है। 79 डेज़ के बाद कायदे से कहूँ तो जिसको लेकर देश जागा है। जिस बिरादरी की जहाँ पर मेजोरिटी है वहीं पर मणिपुर में उनका बोलबाला है, वहीं लूट खसोट, वहीं मारपीट, सब कुछ चल रहा है। आगे बढ़ो, उससे आपको बताऊं कि नॉर्थ कोरिया की एक लड़की नॉर्थ कोरिया से निकलकर भागती है। ये बड़ी अजीब बात है, नॉर्थ कोरिया से निकलकर भागना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पर किम जोंग उन है। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं एक लड़की जो नॉर्थ कोरिया से निकल भागी, द गर्ल हु एस्केप्ड नॉर्थ कोरिया। सिर्फ 17 साल की ये लड़की तमाम नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को धोखा देते हुए कैसे वहाँ से बाहर निकलती है और नॉर्थ कोरिया की सच्चाई पूरे दुनिया के सामने रखती है। कुकू एफएम के ऑडियो बुक में द गर्ल हु एस्केप्ड नॉर्थ कोरिया आप सुन सकते हैं। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो ये तो हो गई कि जो मैतई के पुलिस वाले हैं वर्दी पहने वो मतई वाले इलाके में ड्यूटी करेंगे, जो कुकी नागा हैं वो अपने इलाके में ड्यूटी करेंगे। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता, सिर्फ मणिपुर में। दूसरा एक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ थी, जब ये 27 मार्च को हाईकोर्ट ने कहा कि मैतई बिरादरी को भी ST का दर्जा दिया जाए, उसके बाद अचानक जो पुलिस के मालखाने हैं मणिपुर के, वहाँ से हथियार, गोली बारूद सब गायब होने शुरू हो गए। एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से करीब 6,32,000 कारतूस यानी गोलियां और 4,537 यानी 4,537 हथियार, जिनमें लाइट मशीन गन भी है, बाकी राइफल भी हैं, तो लगभग 6,32,000 के करीब कारतूस, बुलेट्स और 4,537 हथियार, सेमी मतलब ऑटोमेटिक राइफल टाइप मशीन गन थी। ये चीज़ें मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कैंप से, सेंटर से, बल्कि 7th इंडियन रिजर्व बटालियन से और 8th मणिपुर राइफल एंड इम्फाल सिटी से, 3 अलग अलग पुलिस के डिपो से लगभग 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख बुलेट्स और 4,500 हथियार गायब हो गए। और ये सब कुछ हुआ हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब ये हथियार और बुलेट्स गए कहाँ, तो इसकी भी रिपोर्ट आई है। ये जितनी भी चीज़ें गायब हुई, चोरी हुई या उठा कर ले जाया गया, इसके लगभग 5.31% कुकी के पास, मतलब कुकी बिरादरी के पास, जो लोग लड़ रहे हैं कि मैथई को दर्जा ST का ना दिया जाए, और बाकी के 95% जो मेजोरिटी वहाँ के हैं यानी मैतई, उन्होंने लूट लिया। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इतने बड़ी तादाद में खुद पुलिस डिपार्टमेंट से हथियार लूटे गए और लूट का 95% वहाँ की मेजोरिटी आबादी यानी मैतई ने लूटी, 5% कुकी ने लूटी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अभी पिछले मई से लेकर आज तक अगर आप पिछले 90 दिनों में देखें तो जो मणिपुर से सारी तस्वीरें आ रही, उसमें हथियार और एक दूसरे के खिलाफ हमला, 150 लोग यूं ही ने मारे गए हैं, ये सारे ज़्यादातर इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये, हथियार कैसे लूट सकता है कोई? पुलिस की कस्टडी में है। तो जब पुलिसिंग ही बिरादरी के आधार पर बांटी जाएगी कि आप मैतई पुलिस अफसर हो, आप मैतई के लोगों के बीच रहो, आप कुकी पुलिस अफसर हो, आप कुकी के बीच के लोगों में रहो, और जब लकीर खींचेगी दो बिरादरियों के बीच में,
तो फिर वो भी कहेंगे कि चलो ये हथियार हम ले जाते हैं, ये हथियार तुम ले जाओ। तो एक पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उस पुलिसिंग में ही इस तरह की भेदभाव हो, लकीर खींच दी जाए, उन्हें बांट दिया जाए बिरादरी और आबादी के हिसाब से, तो फिर वहाँ की कानून व्यवस्था की तस्वीर का अंदाज़ा आप जहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं से लगा सकते हैं। तो ये हो गई शुरुआत। 2 चीज़ें आपको बताई, हथियार गायब, हाई कोर्ट का फैसला, उसके बाद सुगबुगाहट शुरू, और फिर लोगों में गुस्सा। अब ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अचानक 4 मई की तारीख आती है। 4 मई को एक जगह है इसी मणिपुर में, थुबॉल, ये एक डिस्ट्रिक्ट है और इम्फाल से मुश्किल से ये 40 मिनट की दूरी पर है और लगभग 28 किलोमीटर इसकी शायद डिस्टेंस है इम्फाल से। अब ये थुबॉल जो इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आता वैली में है, यानी कि यहाँ पे मैतेई बिरादरी के लोग हैं बहुमत में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कुकू, नगा, वो आते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूर दराज गाँव में, वहाँ छोटे छोटे जगहों पर अपना वो रहते हैं। तो छोटी छोटी बस्तियाँ जो है वो मैतेई के अलावा बाकी लोगों की भी है जो पहाड़ों में रहते हैं, मणिपुर के ही रहने वाले हैं। तो जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया और सरकार से कहा गया कि मैतेई को भी एसटी का दर्जा दिया जाए, तो नागा और कुकी ने इसका विरोध किया, कुकी ने। अब उस विरोध से मैतेई के लोग और उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वो गुस्से में भड़क गए। अब उन्होंने अलग अलग अपने अपने जहाँ जहाँ उनकी मेजोरिटी वहाँ वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। अब जब तक आप अपने लोगों के बीच में, अपनी बिरादरी के बीच में धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दूसरों की बस्ती में घुसते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। और यही होता है थुबॉल में। थुबॉल जो सिर्फ 28 किलोमीटर दूर इम्फाल से, 45 मिनट का रास्ता, और जिसकी आबादी लगभग 4.25 लाख इस डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट की वो तस्वीर है जिसके बारे में पिछले 2 दिनों से पूरा देश बात कर रहा है, जिसके बारे में आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुना, जिसके बारे में क्राइम तक पे भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो वो किस्से और वो कहानी और वो तस्वीरें तो आपने देखी, उन पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बताऊँगा कि वो उस कहानी के पीछे क्या था। तो ये एकदम बिल्कुल बिगिनिंग, शुरुआत, कोर्ट के फैसले के बाद जब ये हुआ कि नहीं, मैथई को नहीं दिया जाना चाहिए, कुकू और नागा ने अपना आंदोलन शुरू किया अपने अपने इलाकों में, और जहाँ जहाँ दोनों आबादी एक साथ आई वहाँ वहाँ टकराहट शुरू हो गई। और जहाँ टकराहट शुरू हुई वहाँ एक दूसरे को मारना पीटना शुरू हो गया, एक दूसरे की बस्तियों में घुसकर आग लगाना, आगजनी या लूटपाट शुरू हो गई। और ये वही दौर था जब चल रहा था। इसी दौर में, इसी थुबॉल इलाके में कुछ मैथई बिरादरी के लोग, उनकी भीड़ उन जगहों को अपना निशाना बना रहे थे जो कुकू या नगा के लोग जहाँ पर उनकी बस्तियाँ थीं, इसी थुबॉल डिस्ट्रिक्ट में। और 4 मई की दोपहर को ये भीड़ एक ऐसी बस्ती में दाखिल होती है। उन्हें पता चला कि यहाँ कुकू बिरादरी के लोग हैं, यहाँ नगा फैमिली के भी लोग हैं। उन्होंने वहाँ लूटपाट शुरू कर दी। लूटपाट शुरू करने के बाद मारना पीटना भी शुरू कर दिया, सभी हथियारों से लैस। और जिस गांव में ये लूटपाट और सारी चीज़ें चल रही थी, वहाँ से थुबॉल पुलिस स्टेशन बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको इसलिए बताया था कि जब पुलिस बटी हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब आपको कहानी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो इसी थुबॉल में उसी मेजॉरिटी मैथई बिरादरी के लोग उस बस्ती पर धावा बोलते हैं जहाँ माइनॉरिटी यानी कि कुकू और नगा के लोग रहते हैं। लूटपाट करते हैं, आगजनी करते हैं, सब करते हैं। लोग जो अपना है जान बचाकर ऐसे में भागते हैं, दुकानें छोड़कर भाग गए, घर छोड़कर भाग गए। ऐसे ही 5 लोग भाग रहे थे अब इनसे बचने के लिए। उन 5 में 3 महिलाएं थीं और 2 पुरुष। एक महिला की उम्र 20 साल थी, एक की 40 साल और एक की करीब 35 साल। इनमें से जिसकी उम्र 40 साल थी वो एक रिटायर्ड सूबेदार की वाइफ थी। जो 20 साल की लड़की थी उसका भाई भी वहीं पर था। अब ये लोग, इन लोगों ने देखा कि पीछे भीड़ दुकानों में आग लगा रही है, लोगों को पीट रही है, इनके पास हथियार हैं तमाम। तो ये वहाँ से भागते हैं कि अपनी जान बचाओ। लेकिन बदकिस्मती से इन्हें भागते हुए वो लोग देख लेते हैं, 5 को पकड़ लेते हैं।
पांचों को पकड़ने के बाद अब ये उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। 3 महिलाओं में से तीनों के साथ फिर जो कुछ होता है वो वीडियो में आपने देखा। लेकिन इससे पहले जब उस गांव में लूटपाट हुई तो इस थुबॉल पुलिस स्टेशन जो पास में ही था, बहुत सारे लोग पुलिस के पास अपनी मदद के लिए गए कि शायद पुलिस हमें बचाएगी। तो कई ने पुलिस ने कहा कि आओ तुम यहीं पर रुको। अब इत्तेफाक से ये 5 लोग भी पहले पुलिस की तरफ गए थुबॉल, और उन्होंने कहा ऐसे भीड़ है, आप हमारी मदद कीजिए। पुलिस ने कहा ठीक है। अब इत्तेफाक से उस भीड़ में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया, वो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने कोई विरोध नहीं किया, जो उनका फ़र्ज़ था कि इन लोगों की जान बचाना। लेकिन पुलिस ने उन 5 को भीड़ के हवाले कर दिया, कहा ले जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। एक वजह यहाँ पे ये भी थी कि वो पुलिस वाले भी उसी मैतेई बिरादरी के थे, और जिन लोगों को उन्होंने मैतेई बिरादरी के उस झुंड, उस पागल भीड़ के हवाले किया, वो सब मैतेई बिरादरी के थे। और जो 5 उनके शिकंजे में आए वो कुकू बिरादरी के थे, कुकी। तो उसके बाद वो ले गए, धमकी दी, परेड कराया, कपड़े उतारे। एक जो 40 साल की महिला थी उस पर शायद रहम आ गई, कहे तुम जाओ, उसको छोड़ दिया। दूसरी को भी कुछ रहम आया, उसको छोड़ दिया। लेकिन जो 20 साल की थी उसको नहीं बख्शा। उसके साथ फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली, बल्कि इंसानियत को नंगा करने वाली जो सारी चीज़ें थी, जिसे एक हरकत से पूरी इंसानियत शर्मिंदा हुई, वो सब कुछ हुआ। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था और जो कर रहा था, उनमें से एक शख्स, उस मतई आंदोलनकारी, उस लड़की का के भाई का दोस्त था, जिस लड़की को वो उसकी भाई की नज़रों के सामने बेइज्जत कर रहे थे, जिसकी आबरू लूटी जा रही थी। जो कर रहा था वो उस लड़की के भाई का दोस्त था। जब भाई ने उससे पहले तो गुजारिश की कि बहन है, लेकिन बाकी भीड़ भी और थी साथ में, तो भाई को जब विरोध करते हुए ज़्यादा देखा और लगा कि ये बीच में आ रहा है, तो उस भाई को मार डाला। उससे पहले उस लड़की के फादर को भी मार डाला था भीड़ ने। तो 2 कत्ल, आबरू ऐसी कि उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। इसके बाद भीड़ वहाँ से निकल गई। जाने के बाद फिर सारी चीज़ें इधर उधर हो गई। 4 मई की वारदात थी। करीब 10 दिन लगे, बल्कि 14 दिन लगे इन लोगों को संभलने में। उस लड़की की खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, जो भी समझ लीजिए, क्योंकि कहते हैं कत्ल के दौरान इंसान एक बार मरता है, और जब आबरू लूटी जाती है, जिसके साथ रेप होता है, वो हर रोज़ मरता है। तो शायद वो हर रोज़ मरती रही, फिर कुछ अपने आप को उसने महसूस किया कि वो अभी जिंदा है। 14 दिन के बाद 18 मई को उसी थोबॉल पुलिस स्टेशन में वो जाकर एक रिपोर्ट लिखाती है अपने साथ हुई इन सारी चीज़ों की। 18 मई को 14 दिन के बाद रिपोर्ट लिखाया, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, ख़त्म। इसी मई में अपने देश के होम मिनिस्टर मणिपुर जाते हैं, क्योंकि मणिपुर सुलग रहा था। वहाँ के चीफ मिनिस्टर वो हर तरफ दौरा कर रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, ठीक। लेकिन किसी ने भी इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई बात की या किसी को बताया? न देश के होम मिनिस्टर को पता, न चीफ मिनिस्टर को पता, किसी को पता नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, 79 डेज गुजर गए। 18 मई को वो FIR लिखी गई थी। उसके बाद 79 डेज, लगभग 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजरने के बाद 2 दिन पहले वही कहानी, वही हैवानियत की कहानी वीडियो की शक्ल में देश के सामने आती है। अब वो जो सामने आया तो फिर वही हुआ जो इससे पहले भी होता आया है। खूब हंगामा हो रहा है, सभी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं होगा, फांसी की सज़ा दिलाएंगे, ये तक कहा जा रहा है। पर सवाल है कि इस वीडियो के वायरल का इंतज़ार क्यों किया गया? सवाल यह है कि उस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब वीडियो आया और दिल्ली तक उसकी तस्वीर पहुंची, और दिल्ली के आप तो पूरे दुनिया में उस वीडियो ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि भारत से ही एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर
आज पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है और पूरी दुनिया को मौका मिल रहा है ये कहने का कि हम लोग क्या हैं। ये मौका हम लोगों ने खुद दिया है। तो अब सारी बातें हो रही है, सारे दावे हो रहे हैं। अब तो फांसी की भी बातें हो रही है, जबकि जो बातें कर रहे हैं उनको ये भी पता नहीं कि इसमें कानून क्या कहता है। किसी सरकार में बैठे हुए शख्स के कहने पर अदालत किसी को उम्र कैद या फांसी नहीं देती, ना छोड़ सकती है। अदालत सारी चीज़ें देखती है, उसके बाद तय करती है। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये बड़बोलापन है अभी, क्योंकि अदालत में जब ये मामला जाएगा और इन लोगों का क्या होगा क्या पता, तब तक हम सबको ये कहानी याद भी हो कि ना हो। क्योंकि अभी आराम से 5, 10, 15 साल तो लगेगा, और उन 5, 10, 15 सालों में, इससे पहले ये पहली तस्वीर तो थी नहीं ये वीडियो। मुझे याद है आंध्रा के वारंगल से भी एक ऐसी ही तस्वीर आई थी, नागपुर से भी ऐसी ही तस्वीर आई थी, उड़ीसा से भी ऐसी ही तस्वीर आई थी। उस वक्त भी हम सब चीखे थे, गुस्सा हुए थे, कई लोग कैमरे पर आकर रोए थे। क्या हुआ उन सब केस का किसी को नहीं मालूम। तो ये भी ऐसे ही होगा। तो खैर, ये पूरे FIR सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद ये वीडियो सामने आया, अब उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लेकिन इस कहानी के साथ एक और कहानी उसी दिन जन्म लेती है। 4 मई को ही ये वीडियो शूट हुआ, जिसमें आपने वो देखा, जिसके बारे में बात करने का भी मन नहीं करता। लेकिन इसी 4 मई को इसी मणिपुर में एक और लड़की, बल्कि एक क्या कई लड़की के साथ ऐसा ही हुआ, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। अब वो कहानी आपको बताता हूँ। और उस लड़की ने एक इंटरव्यू दिया है, उसके पूरे कोट हैं, उसके ज़रिए आपको कहानी सुनाता हूँ। इस लड़की की उम्र है 19 साल और ये एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इम्फाल में पढ़ती है, मणिपुर में। इसका जो बयान है, ये जो वहाँ पढ़ती है जिस इंस्टीट्यूट में, 4 मई की शाम 4 बजे करीब 150 हथियारबंद लोग इसके इंस्टीट्यूट में दाखिल होते हैं। 150 लोग इम्फाल में। और इम्फाल क्या है, मैतई बिरादरी का बहुमत है वहाँ पर। तो 4 मई की शाम 4 बजे 150 लोग यहाँ पहुँचते हैं और उस वक्त उस इंस्टीट्यूट के अंदर करीब 90 लड़के लड़कियाँ थीं, 90। पहुँचने के बाद वो सबसे पहले सबका ID कार्ड देखते हैं। उस ID कार्ड को देखने के मतलब ये था कि वो सर नेम से ये पता कर रहे थे कि इन स्टूडेंट्स में कितने मैतेई हैं, कितने कुकी हैं, कितने नगा हैं या किसी और ST के। जितने मैतेई मिलते गए उन लड़कों को कहा गया तुम लोग निकलो यहाँ से। वो सब निकल गए। 10 बचे लास्ट जो कुकी बिरादरी के थे। 10 में ये एक लड़की भी थी। अब इसके बाद इन सबको एक एक कर पीटना शुरू किया। उसमें से किसी तरह 6 मार वार खाकर वहाँ से निकल गए। ये लड़की उनके शिकंजे में आ गई, 19 साल की। और वो जो हमलावर थे 150 मैतेई बिरादरी के, वो सारे लड़के नहीं थे, उनमें लड़कियां भी थी जो हमलावर के तौर पर आई थी। अब यहाँ पर वो लड़के और लड़कियां, ये जो बाकी 10 को पकड़ा, 6 को पीट पाट के भेज दिया, उसके बाद 4 बची। अब सब मिलकर इन चारों को बुरी तरह पीट रहे हैं। 19 साल की इस लड़की ने बताया, आपका इसका इंटरव्यू है, कि वो लड़कियां खुश हो रही थी, चीख रही थी जब लड़के उसे मार रहे थे और फिर बीच में वो खुद मार रहे थे। और मार कैसे रहे थे, उन्होंने सर्किल बना लिया, इस लड़की को बीच में रखा और इस लड़की को फुटबॉल समझकर उसके साथ खेल रहे थे। मतलब हर कोई किक मार रहा था जोर जोर से, किस तरफ गोल। आपको पता भी है मणिपुर के लोगों का स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा फुटबॉल का शौक रखते हैं। तो इस लड़की को फुटबॉल बनाया इंस्टीट्यूट के अंदर। इसी मैतेई बिरादरी के लोगों ने उसके साथ खेला, हैवानियत का खेल। खेलते रहे। लड़की लगभग अब बेहोश होने वाली थी। उसके कानों में आवाज़ आई और वो अब उसके जिस्म में हरकत भी नहीं थी। उसने ये सुना कि कुछ लड़कों और जो हमलावर थे उन्होंने कहना शुरू किया कि शायद मर गई, छोड़ दो। तो इसने भी फिर अपने आप को समेट लिया, हाथ पैर की हरकत छोड़ दी और बिल्कुल शांत, ताकि अपने आप को मुर्दा दिखाई दे। उसके बाद वो चले गए। इस लड़की को इसके बाद कुछ होश नहीं। जब इसकी आंख खुली तो इसने आपको जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल, यानी कि जे निम्स के बिस्तर पर ICU में पाया। जब इसको होश आया, उसी इंस्टीट्यूट में उन हमलावरों के जाने के बाद, जो इसे मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए थे,
किसी को रहम आया और उसने इस घायल लड़की, बेहोश लड़की को उठाकर जे-निम्स में पहुंचा दिया। वहाँ रही, लेकिन वहाँ पर इसकी हालत सीरियस थी। फिर उसको वहाँ से दिल्ली के एम्स भेजा गया। ये दिल्ली के एम्स आई और एम्स आने के बाद इसने दिल्ली में ही पहली बार उत्तम नगर में एक 0 FIR दर्ज कराई। 0 FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है। ये एक है कि देश में कहीं भी, जैसे आसाराम केस में भी दिल्ली में कमला मार्केट थाने में दर्ज हुआ था, जबकि वो इंसिडेंट राजस्थान में हुआ था रेप का। तो खैर, इसने आकर दिल्ली में एक 0 FIR दर्ज की। 0 FIR दर्ज करने के बाद 30 मई को, 4 मई का ये इंसिडेंट है, ये दिल्ली आती है। दिल्ली में अराउंड ये 16-17 मई को जब ये ठीक होती है तो फिर FIR दर्ज करती है, फिर वापस हिम्मत करती है। 30 मई को वापस ये मणिपुर जाती है। मणिपुर में ये चूरा चंद्रपुर एक जगह है, चूरा चंद्रपुर पुलिस स्टेशन में जाकर 30 मई को ये फिर वहाँ एक 0 FIR दर्ज करती है कि उस दिन इंस्टीट्यूट में क्या क्या हुआ था। 30 मई को दर्ज होने के बाद से लेकर आज तक इस लड़की से पुलिस ने स्टेटमेंट तक नहीं लिया कि क्या हुआ था, जबकि इसको मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया था। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। जब ये परसों वीडियो वायरल हुआ तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपने वीडियो देखा, इस मामले में पुलिस में FIR दर्ज कब का हुआ है, लेकिन पिछले 79 डेज से पुलिस ने क्या किया। अफसोस और शर्म की बात है कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट जवाब ये था, उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों केस, 100 ऑफ सिमिलर केसेस हैव टेकन प्लेस। अब इसमें क्या है, कैसे कैसे आप करेंगे? हर केस पर आपको जानकारी नहीं, हर केस पर आप नज़र नहीं रख सकते, हर केस पे आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। 100 से ज़्यादा ऐसे FIR दर्ज हैं, तो आप किस किस की शिकायत सुनेंगे? आपको ग्राउंड रियलिटी समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा इसीलिए हम लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया था, ताकि ऐसी चीज़ें का र्यूमर ना उड़ाए कोई। बट आप सिर्फ एक केस की बात कर रहे हैं, फिर उन्हें लगता है कि शायद वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये केस भी मेरे लिए बहुत अहम है और ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। अब इत्तेफाक से जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, ये भी वहाँ के उसी मेजॉरिटी मैतेई बिरादरी से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब 19 साल की इस लड़की ने जब FIR लिखा और उसके बाद आज की तारीख में भी, मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, आज 21 जुलाई है, इस लड़की से पुलिस ने क्वेश्चन नहीं किया, जबकि अभी ये मामला 2 दिन पुराना है, इस वीडियो का हर तरफ चल रहा है। जब इस लड़की से कोई पुलिस ने कोई अभी तक इसके बयान को पे कुछ किया नहीं, तब इस लड़की ने इस इंटरव्यू में एक बात कही। उसने कहा कि मैं एक हेल्थ केयर स्टूडेंट हूँ और हेल्थ केयर के फील्ड में जाना चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। इस लड़की का कहना है कि जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में हमें जो पहला लेसन सिखाया गया, पहला सबक, वो ये था कि आप कभी भी किसी पेशेंट की या मरीज़ के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, रिलीजन या कास्ट के तौर पर या फिर किसी और पैरामीटर से। सभी को एक नज़र से आप देखेंगे, एक नज़र से ट्रीटमेंट देंगे उसको। इस लड़की का कहना है कि चीफ मिनिस्टर ने भी इसी तरह की शपथ ली है और संविधान में इसी तरह की शपथ दिलाई जाती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं, आप हर एक के लिए एक समान फैसला करेंगे, एक समान उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। उसने कहा मैं तो अपने हेल्थ केयर स्टूडेंट हूँ अभी, लेकिन मैंने ओथ लिया है, हमें यही सिखाया गया है, मैं आगे चलकर जब फुल फ्लेज जाऊँगी तो मैं अपने इस शपथ को याद रखूँगी। लेकिन क्या मुख्यमंत्री को अपना शपथ याद है? ये सवाल है उस लड़की का मुख्यमंत्री से। तो 4 मई का एक वीडियो तो हर तरफ वायरल है और 4 मई को एक उसी दिन सेम डे आप देखिए, लगभग कुछ घंटे का फर्क, एक और लड़की एक इंस्टीट्यूट में जिसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया, 30 मई से FIR है, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये जो अभी 2 दिन से
हो हंगामा हो रहा है तमाम राजनीतिक पार्टी। एक तो अफसोस की बात यह है कि ऐसी जब भी कोई चीज़ होती है राजनीति सबसे पहले शुरू हो जाती है। जो सरकार में है, जो विपक्ष में है, जो भी जिसको मौका मिलेगा वो सब राजनीति करते हैं और यही अफसोस की बात होती है। इसलिए कि कम से कम ऐसे मुद्दे पर राजनीति या पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू से कहता हूँ कि क्राइम वो चीज़ है और क्रिमिनल वो शख्स है जिसके बारे में क्या धर्म और क्या राजनीति, सिर्फ एक नज़रिए से, एक चश्मे से देखना है कि वो एक क्रिमिनल है। किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, किस स्टेट से है, ये सारे बेमानी चीज़ है। जो शख्स इतनी हैवानियत के साथ ऐसी चीज़ें कर सकता है वो उसी अपने कास्ट के ही उसमें, अगर जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ मैतई, इस मैतई कास्ट में भी तमाम अच्छे लोग होंगे, मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो उस बरादरी को बदनाम कर रहे हैं। तो अगर हम सब सिर्फ इसी नज़र से देखें ऐसे लोगों को, ऐसे हैवानों को, तो मुझे लगता है कि ना ऐसी चीज़ें दोहराई जा सकती हैं और मुझे लगता है कि फिर इंसाफ भी बहुत जल्दी होगा और ऐसे लोगों को सज़ा भी जल्दी मिलेगी। लेकिन राजनीति जब बीच में होती है ना तो फिर सब कुछ गड़बड़ा जाता है और अब वही हो रहा है। अब एक तरफ मणिपुर का इंसिडेंट है, बाकी स्टेट से भी उसको जोड़ा जाएगा, शोर होगा, हंगामा होगा, नए कानून की बात होगी, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी हम लोग भूल जाएंगे। अफसोस बस इस बात का होता है कि ऐसे हीनियस क्राइम पर भी हम लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने से परहेज़ नहीं करते, बल्कि इसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये थी वो अफसोसनाक कहानी। 2-3 दिन से, बल्कि कल भी मैं उम्मीद कर रहा था, बल्कि उम्मीद क्या सोचा था मैंने कि कल यही कहानी आपको सुनाऊंगा और कई आप लोगों से, बहुत सारे लोगों के मेल आए। आप यकीन मानिए मैं कल यही कहानी सेम जो आज आपको सुनाई कल सुना था, पर हिम्मत नहीं हुई थी। कई बार ऐसी कहानियाँ जब आती हैं, कहानियाँ भी, इसको क्या कहूँ, मतलब ऐसे इंसिडेंट, ऐसी चीज़ें होती हैं तो मन करता है इससे दूर भागने का, अपने आप को लगता है कि कहीं छुपा लूँ और ऐसी बातें आप लोगों से ना करूँ। तो इसलिए मैंने अपनी टीम से कहा कि तुम लोग इसके जो भी डिटेल हो वो डालो शालीनता के साथ, और मैं इससे बच रहा था। लेकिन फिर आज बहुत सारे इतने मेल आए तो मुझे लगा कि जो मेन चीज़ें हैं उसको छू कर निकल जाऊं और बाकी ये क्यों हुआ वो आप तक पहुंचाऊं। और मुझे लगता है एज ए क्राइम जर्नलिस्ट कि जब ऐसी लकीरें खींचेंगी कि आप पुलिस तक को कहेंगे कि आप जिस बिरादरी के उस मोहल्ले में आपकी ड्यूटी है, आप जिस बिरादरी के उस मोहल्ले में आपकी ड्यूटी है, तो फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर को आप चलाएंगे? फिर तो जहाँ ऐसी चीज़ें होंगी आपके हक की, आपकी ज़मीन की, आपके शेड्यूल ट्राइब के राइट की, तो फिर क्या वो वर्दी में हो या बिना वर्दी के हो, सिविलियन या फिर पुलिस वाले, वो तो सब एक ही रास्ते पे चलेंगे। और जब एक रास्ते पे चलेंगे और हंगामा होगा तो फिर यही होगा, वो उन्हीं की मदद करेंगे। और इसमें बाकायदा FIR से लेके हर चीज़ जो अभी तक आया है उसमें साफ साफ है कि इन पुलिस वालों ने मदद की। तो मेरा मानना है कि जिन लोगों को अभी तक इस केस में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिन लोगों ने ये किया वो तो गुनहगार है ही है, बट जो पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई, जिन्होंने इन 5 को उस पागल भीड़ के हवाले कर दिया और जो खुद वहाँ से निकल लिए, ये पुलिस वाले भी सेम उतने ही गुनहगार और जिम्मेदार हैं जितना वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो इन पुलिस वालों के खिलाफ भी सेम उसी सारे सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो आज इतना ही, लेकिन अब सिलसिला है तो क्या कीजिएगा। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज वही अपना सिलसिला, अमित शर्मा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। और ये इंडियन एयरफोर्स में है, तो अच्छा लगता है आप जैसे लोग क्राइम तक फैमिली में जुड़ते हैं तो खुशी होती है। अमित भाई थैंक यू सो मच। पवन यादव, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पवन, राहुल ने भेजा है। अमन अहमद, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अमन। इसके अलावा बुलबुल मेश्रम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बुलबुल। और ये ऋषभ कुमार ने भेजा है। संगीता सरकार, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संगीता जी। और ये इंद्रनील सरकार की वाइफ हैं और विशाखापट्टनम से हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रवण साहब। और अभिषेक कुमार ने भेजा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग, मैंने जैसे शुरू में कहा कि पप्पू कुमार, इसके अलावा फराज रज़ा, मोहम्मद हारून,
नीलेश तांबे, अभिषेक कपूर, शंकरनाथ प्रधान, अश्वनी शर्मा, इसके अलावा प्रणव करण नेपाल से हैं ये, BN शर्मा, भानुशाली, उर्वी भरत, ये तमाम लोग मणिपुर की यही सारी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते थे। डैनी पटेल, इन्होंने कहानी की फरमाइश की एंड थैंक यू सो मच। तूफान थापा, ये नेपाल से हैं, थैंक यू, और इन्होंने कहानी की फरमाइश की। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो आज बस इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।